नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मॉक टेस्ट सीरीज में आज ये 11वीं टेस्ट सीरीज है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरी यही सलाह है कि लॉकडाउन के इस समय में अपने समय का सदुपयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है परीक्षा की तैयारी में दीजिए, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपके सामने जो है कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का हटेगा, स्थितियां सामान्य होंगी, फिर लगातार कई परीक्षाएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। इसलिए अगर आप निरंतर पढ़ते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप बिल्कुल तैयार रहेंगे किसी परीक्षा के लिए। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल, उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो किसी भी भाषा का जो मूल शब्द होता है उसको तत्सम कहते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। किसी भाषा के विकृत शब्द को तद्भव कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल शब्दों से जो विकृत होकर शब्द बनते हैं उनको हम तद्भव कहते हैं। तो इस प्रकार जो है 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। किसी भी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम का शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, जब हम हिंदी और संस्कृत की बात कहते हैं। जैसे कि अर्पण, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र, अट्टालिका, ये सभी क्या हैं, ये सभी संस्कृत के मूल शब्द हो जाने के कारण ये तत्सम शब्द हैं और ज्यों का त्यों जो है हिंदी में प्रयोग होते हैं। उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत के शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अर्पण से अर्पण बन गया, आम्र से जो है तद्भव बन गया आम, गर्दभ से जो है गधा तद्भव बन गया, और क्षेत्र से खेत, अट्टालिका से अटारी। तो ये सभी जो है तत्सम से तद्भव के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का कौन सा रूप किसी विशेष रंग से संबंधित नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें, रक्त जो है ये भी एक रंग से संबंधित ही है, पीत मतलब पीला होता है, गैरिक मतलब गेरुआ होता है, लेकिन यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो आपके सामने दिया है ये क्या है, एक तत्सम शब्द है। और इस तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रस्विन्न। प्रस्विन्न का अर्थ होता है पसीना, इसलिए जो है ये किसी भी रंग से संबंधित नहीं है। रंगों से संबंधित जो तत्सम तद्भव शब्द हैं उनके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि रक्त लाल, पीत पीला, उज्ज्वल उजला, गौर गोरा, हरित हरा, गैरिक गेरुआ और कज्जल जो है काला। रक्त से संबंधित ही एक शब्द जो है तत्सम तद्भव में पूछा जाता है, रक्त वर्ण, तो उसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा, लाल वर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं,
कर्मेंद्रियों से प्राप्त बाह्य ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कर्मेंद्रियों से प्राप्त जो बाह्य ज्ञान होता है उसको हम अनुभव कहते हैं। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। कर्मेंद्रियों से प्राप्त बाह्य ज्ञान अनुभव कहलाता है, जबकि अनुभूति ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त आंतरिक ज्ञान को कहते हैं। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसी प्रकार सूक्ष्म एवं गहन चिंतन जो है क्या कहलाता है? अनुशीलन कहलाता है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। हास्य रस प्रधान नाटक का लेख क्या कहलाता है? प्रहसन कहलाता है। हाल में ब्याही हुई स्त्री को नवोड़ा कहते हैं। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक को जो है नवजात कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली चौदकी को जो है हौदा कहते हैं। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी इसके लिए एक शब्द हो जाता है। हाथी का सिर कोंचने का जो हथियार होता है उसको अंकुश या अंकुशा कहते हैं। हाथी का बच्चा गज सावक कहलाता है और उसका एक अन्य नाम भी है कलब। इसके लिए कलब शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। हाथियों के समूह में सबसे बड़ा जो हाथी होता है उसको करिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न, जो इंद्रियों की पहुंच के परे हो, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या है? तो इंद्रियों की पहुंच के परे यानी इंद्रियातीत। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही होगा। कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। शरीर के पीछे का घाव क्या कहलाता है? पक्षाघात। शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द क्या है? शरणागत। शत्रुओं को हत करने वाला शत्रुहंता और शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला शत्रुघ्न। शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला आशु सुक्षणी कहलाता है। शत्रुओं को जीतने वाला शत्रुजिता कहलाता है। शत्रु को जीत कर स्वतंत्र कर देने वाला शत्रुंजय कहलाता है। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो प्रायः पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से हमको देखना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, यहाँ पर अमूल्य का प्रयोग ना होकर क्या होना चाहिए था? बहुमूल्य का प्रयोग होना चाहिए था। दूसरा वाक्य क्या है? कृष्ण ने कंस की हत्या की। तो हत्या की जगह यहाँ पर क्या शब्द आएगा? वध आएगा, जब इसको हमको शुद्ध करना होगा। विख्यात आतंकवादी मारा गया। तो आतंकवादी के साथ विख्यात शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि विख्यात का मतलब होता है जिसकी ख्याति अच्छी हो, लेकिन यहाँ पर आतंकवादी है इसलिए उसके लिए जो है कुख्यात शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। तो इस तरह से इनमें से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए। कोहिनूर क्या है? एक बहुमूल्य हीरा है। कृष्ण ने कंस का वध किया और कुख्यात आतंकवादी मारा गया। तो ये शब्दों के चयन के कारण जो इसमें गलतियां थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में किसी भी प्रकार की व्याकरणिक त्रुटि नहीं है? एक एक करके चेक करते हैं। आम को खूब पका होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? को का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आम खूब पका होना चाहिए, इतना जो है शुद्ध होता और पर्याप्त होता। अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। तो यहाँ पर बच्चे की जगह अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ। हमको सबको देश पर मर मिटना है। तो यहाँ पर देखिए हमको और सबको दोनों में को का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या इसके स्थान पे आना चाहिए था? हम सबको देश पर मर मिटना है, तब ये शुद्ध हो जाता। तो इस प्रकार से तीनों ही वाक्य जो है अशुद्ध हैं। अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए। डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्या त्रुटियां थी। आम खूब पका होना चाहिए, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ और हम सबको देश पर मर मिटना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलन करना है। सूची 1 में जो है कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं और वो किनके पर्यायवाची शब्द हैं? सूची 2 से हमको इसमें सुमेलन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शक, देवेंद्र और सुरेश। तो ये जो है नाम से ही स्पष्ट है कि ये इंद्र के पर्यायवाची हैं, यानी इसमें क्या होगा? ए का 4 हो जाएगा। मयूख, कर और प्रभा, ये किसके जो है पर्यायवाची हैं? ये जो है किरण के पर्यायवाची हैं। विसिक, अनि और सायक, ये जो है तीर के पर्यायवाची शब्द हैं। और पवि, भिदुर और दम्भोली, ये जो है वज्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको एक बार फिर से देख लीजिए जिससे आपको जो है याद हो जाए। शक्र, देवेंद्र, सुरेश, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। मयूख, कर और प्रभा किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। विसिक, अरि और सायक, ये तीर के पर्यायवाची शब्द हैं। पवि, भिदुर और दम्भोव, ये सभी वज्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न,
तात, सगर्भा व सजाता ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये जो है भाई के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अन्य पर्यायवाची इसके क्या होते हैं? बंधु, सहोदर, भैया, भ्राता, तात, सगर्भा, सजाता ये सभी भाई के पर्यायवाची शब्द हैं। बालक के पर्यायवाची सावक, किशोर, लड़का, बच्चा, कुमार, बाल और शिशु। पुत्र के पर्यायवाची शब्द तात, लाल, नंदन, सुत, आत्मज, तनय, बेटा, तनुज और पूत। मनुष्य के पर्यायवाची नर, जन, मानुष, आदमी, मानव, मनुज और मर्त्य। अगला प्रश्न देखते हैं, अप उपसर्ग लगाने से निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम नहीं बनाया जा सकता है? तो चेक कर लेते हैं। यश में अप लगा दिया तो अपयश बन जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। कीर्ति में अप लगा दिया तो अपकीर्ति बन जाएगा, ये भी विलोम शब्द हो गया। शकुन में अप लगाने से अपशकुन बन जाएगा, जो उसका विलोम होगा। लेकिन सन्मुख जो शब्द है इसमें अप लगाने से इसका विलोम नहीं बनेगा, क्योंकि इसका विलोम क्या होता है? सम्मुख का विलोम जो होता है विमुख होता है। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? इसमें से एक एक करके हम चेक करते हैं कौन सा गलत है। इसमें चल का विलोम अचल होता है, उत्तम का अधम होता है, दीर्घ काय का विलोम जो है कृस काय होता है, ये भी सही है। सगुण का विलोम जो है दुर्गुण नहीं होता है। सगुण का विलोम क्या होता है? सगुण का विलोम जो है निर्गुण होता है, क्योंकि सगुण का अर्थ क्या है? जो गुण के साथ हो, और उसका विलोम क्या होना चाहिए? जो गुण के साथ नहीं हो, यानी निर्गुण। अब दुर्गुण पे विचार कर लेते हैं, तो दुर्गुण का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? दुर्गुण का विलोम जो है सद्गुण होना चाहिए। दुर्गुण का अर्थ क्या हुआ? यानी कि जो बुरे गुणों वाला हो, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? जो अच्छे गुणों वाला हो, यानी सद्गुण। कुछ अन्य जो है विलोम शब्दों के उदाहरण देखते हैं। मनः स्थैर्य का विलोम शब्द क्या होगा? मनः दौर्बल्य। मध्याह्न का निशीथ। मधुर का कटु, अमधुर, कर्कश या तीक्ष्ण, कोई भी विलोम हो सकता है। मधु का तिक्त या कटु। मत्त का विलोम अमत्त। मतैक्य का मतभेद। मजेदार का बेमजा। मग्न का विलोम दुखी। मंद का विलोम द्रुत होगा। मंद का अर्थ क्या होता है? धीमे, और द्रुत का मतलब जो है तेज। मंथर का जो है क्षिप्र। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष्य विशेषण से संबंधित गलत युग्म की हमको इनमें से पहचान करनी है। तो चलिए एक एक को देखते हैं। संदेह से हम क्या विशेषण बनाएंगे? संदिग्ध। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। मानव से विशेषण बनेगा मानवीय। मगध से मागध भी बन सकता है, और मगधी भी बन सकता है। समास से क्या बनना चाहिए? सामासिक बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? समसायिक दिया है, जो कि गलत है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। सामासिक किस प्रकार लिखा जाएगा? तो समास का विशेषण जो है सामासिक होता है। मगध का विशेषण मागधी व मागध दोनों ही हो सकता है। कुछ अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। लोहा का विशेषण लौह, राष्ट्र का राष्ट्रीय, वायु का वायव्य या वायवीय दोनों हो सकता है। लाभ का लब्ध या लभ्य। शरीर का जो है विशेषण शारीरिक। सभा का सभ्य। अग्नि का कई बार पूछा गया है आग्नेय। पुरुष का पौरुषेय, और प्रमाण का प्रामाणिक। विवाह का विशेषण वैवाहिक। संसार का सांसारिक। उपयोग का उपयोगी या उपयुक्त। परलोक का पारलौकिक, और पृथ्वी का जो है विशेषण क्या होगा? पार्थिव होगा, पूछा जा चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें प्रविशेषण क्या है? तो प्रविशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है तेज शब्द, ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और तेज की भी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत तेज है, यानी यहाँ पर बहुत क्या है? ये प्रविशेषण। इस तरह से इसमें क्या होगा? बहुत शब्द जो है प्रविशेषण है। अब कुछ और विशेष विशेषण के बारे में देखते हैं। संज्ञा शब्द से कैसे विशेषण बनता है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं ये विशेष होते हैं। प्रमाण का प्रामाणिक, पृथ्वी का पार्थिव, हृदय का हार्दिक, सूर्य का सौर भी हो सकता है, सौर्य भी हो सकता है। आदि का आदिम, क्षेत्र का क्षेत्रीय। आयु का विशेषण आयुष्मान, आकर्षण का आकृष्ट। कुंती का विशेषण कौंतेय, धर्म का धार्मिक, पुरस्कार का पुरस्कृत।
समर का सामरिक, राजनीति का राजनीतिक और रसायन का रासायनिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसे सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही कालक्रम जानने के लिए हमको इन घटनाओं की डेट भी पता होनी चाहिए, कम से कम ईयर पता होगा, तब भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सभी आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाएं हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में हुई थी। उसके बाद बात करते हैं माउंटबेटन योजना की। तो माउंटबेटन योजना 1947 में आई थी और इसका मंथ क्या था? जून था। अभी डेट पे भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर प्रारूप समिति का, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, संविधान निर्मात्री सभा की, उसकी प्रारूप समिति ये भी 1947 में ही गठित हुई थी, लेकिन ये अगस्त में हुई थी। इससे आप क्रम देख सकते हैं कि 1, 2, 3 ये लगातार जो है क्रम में है। इस तरह से इसका ऑप्शन सी होगा। अब जो है इसकी डेट्स पे विचार कर लेते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा की बात चलिए संविधान के गठन की, तो उसके बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इसका कैसे निर्माण हुआ था? तो BN राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। कई बार पूछा जा चुका है ये कौन कौन सदस्य थे। तो एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए जो इस समिति के यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। N गोपालास्वामी अयंगर, उसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, ये बाद में ऐड हुए थे। उससे पहले कौन थे? BL मित्र थे, लेकिन BL मित्र के स्थान पर जो है N माधव राव को लिया गया था। फिर DP खेतान, 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद जो है TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। तो इस तरह से कुल 7 सदस्य थे जिसमें से एक अध्यक्ष था। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन जो था ये 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। उसके बाद संविधान पर दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो कि 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था, जो 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा इसी दिन जो है संविधान को पारित कर दिया गया था। इस समय संविधान सभा के कुल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, 4 कथन दिए हैं, ये भी जो है संविधान निर्माण से संबंधित हैं। कौन कौन से सही हैं कौन गलत हैं ये हमको देखना है। भारतीय संविधान का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को कार्य करना प्रारंभ किया था, क्योंकि उसी दिन जो है इसकी पहली बैठक हुई। तो ये दोनों कथन सही हो गए। तीसरा कथन क्या है? कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की थी। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसमें संविधान सभा के सदस्यों की कोई भी अधिकतम संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था कि हर 15 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन ने जो अपना प्रस्ताव दिया था उसमें 15 लाख की आबादी पर ना होकर 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि के चुनाव की बात की थी। तो चौथा कथन भी गलत हो गया। इस तरह से असत्य हमको चुनना है, तो तीसरा और चौथा विकल्प यहाँ पर असत्य है। अब जो है इसको और डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को कार्य करना आरंभ किया। संविधान सभा का निर्माण देश की जनता की आशाओं, राष्ट्रीय आंदोलन की मांग, भारतीय संविधान का निर्माण ब्रिटिश संसद नहीं बल्कि भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करेंगे, इसी की पराकाष्ठा थी। संविधान सभा
सदस्य संख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़ी थी। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की थी। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था कि हर 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए। अब संविधान निर्माण के प्रमुख तथ्य क्या हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं जब इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, क्योंकि उस समय जो है भारत का विभाजन नहीं हुआ था, जिसमें से 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना यानी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इनमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 जो है अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस दिन जो है सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग रखना प्रारंभ कर दिया। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतया 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। एक तो जो है मुस्लिम को बिल्कुल अलग कर दिया गया था, फिर सिख को, और तीसरा वर्ग बनाया गया था साधारण। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 213 सामान्य, 79 मुस्लिम्स और 4 सिख, ये 296 का जो है ब्रेकअप हो गया। फिर संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 यानी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी संविधान सभा की। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिए गए थे। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों की नियुक्ति की थी, जिसमें से वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के बारे में हमने डिटेल में देख ही लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेल्जियम का एंटवर्प किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही फेमस जो है एंटवर्प है बेल्जियम में। वैसे तो बेल्जियम की जो है चॉकलेट्स भी बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, लेकिन बेल्जियम का जो एंटवर्प शहर है वो हीरा उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कुछ प्रमुख उद्योग केंद्र देखते हैं दुनिया के। बेल्जियम का जो एंटवर्प है ये हीरा उद्योग के लिए। डेनमार्क में कोपेनहेग जो है ये डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। ब्राज़ील में साओ पालो जो है कॉफ़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसको जो है कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है, कॉफ़ी पोर्ट ऑफ ब्राज़ील। मोरक्को का जो है कासाब्लांका शहर जो है ये रसायन उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यूरोप की कौन सी नदी वेर्रा व फुल्दा नदियों के संगम से निर्मित होती है तथा उत्तरी सागर में उसका मुहाना है, यानी उत्तरी सागर में वो गिरती है? तो इसमें से सही उत्तर क्या है? वेजर नदी। यूरोप में बहने वाली वेजर नदी वेर्रा व फुल्दा नदियों के संगम से निर्मित होती है और उत्तरी सागर में ये गिरती है। डॉन नदी, ये नदी पश्चिमी रूस के टूला से निकलकर एजोव सागर में गिरती है। यूराल नदी, यह नदी एशिया व यूरोप की सीमा बनाती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। एब्रो नदी, ये नदी स्पेन के कैंट्रेबियन पर्वतमाला से निकलती है और जाकर मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में गिर जाती है। अगला प्रश्न, कुछ उत्प्रेरक दिए हैं और उनका उपयोग किस तरह से होता है, इसका हमको सुमेलन करना है। तो एक एक को देखते हैं। लौह चूर्ण ये उत्प्रेरक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद निकिल का प्रयोग जो है वनस्पति तेलों से जब कृत्रिम घी बनाया जाता है, जिस प्रकार से डालडा बनता है,
तो उसमें जो है निकिल एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। क्यूप्रिक क्लोराइड ये जो है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में प्रयोग होता है एज ए उत्प्रेरक। और गर्म एल्यूमिना ये अल्कोहल से ईथर बनाने में जो है उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो इस तरह से सुमेलन में जो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्योंकि याद हो जाए आपको। लौह चूर्ण अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में इसका प्रयोग होता है। निकिल का वनस्पति तेलों यानी वेजिटेबल ऑयल से जब कृत्रिम घी बनाया जाता है उसमें इसका प्रयोग होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड जो है क्लोरीन गैस बनाने की जो डीकन विधि है उसमें उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। गर्म एल्यूमिना जो है अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में प्रयोग होता है। और एक और अतिरिक्त लिखा हुआ है प्लेटिनम चूर्ण ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि है उसमें इसका प्रयोग होता है उत्प्रेरक के रूप में। हाइपो क्या है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाइपो का जो है हमको केमिकल नेम बताना है इसमें। तो सोडियम थायोसल्फेट है, इसी को जो है पॉपुलरली हाइपो के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो है इसका व्यापारिक नाम है यानी कॉमर्शियल नाम है हाइपो। रासायनिक सूत्र भी आपको दिया हुआ है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो है ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्लोरो एसिटोफिनॉन ये अश्रु गैस होती है। और सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये स्लेट होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक एक करके चेक करते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बेसिक जो है कंप्यूटर भाषा यानी कंप्यूटर लैंग्वेज की चतुर्थ पीढ़ी में आई, 4th जनरेशन में आई, ये भी कथन सही है। लाइन प्रिंटर की जो गति होती है उसकी इकाई कैरेक्टर प्रति मिनट है, ये गलत है। लाइन प्रिंटर जो होता है इसकी गति को लाइन प्रति मिनट में नापा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस आप जानते हैं जिससे कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं सीपीयू के थ्रू। तो कीबोर्ड इसमें बिल्कुल सही है कि इनपुट डिवाइस है। माउस भी है, लाइट पेन भी है और जॉयस्टिक है जिसका जो है गेम वगैरह खेलने में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये चारों ही जो है डी ऑप्शन सही होगा, इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश में हो रही गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन कौन से इसमें सही हैं या गलत हैं इनको हमको ऑप्शन से चेक करना है। तो एक एक करके देखते हैं। इस दौरान गांधी जी को अहमदनगर के किले में रखा गया। तो अगर आपने इस घटना को पढ़ा होगा तो 1942 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था आंदोलन शुरू होते ही, तो गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था, ना कि अहमदनगर के किले में। इस दौरान ऊषा मेहता ने कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन किया था, बिल्कुल सही कथन है ये। इस रेडियो पर राम मनोहर लोहिया जनता को संबोधित करते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो 2 व 3 सही हैं और पहला कथन गलत है, बी ऑप्शन सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में कैद करके रखा गया था, बाकी नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा गया था। अब कांग्रेस का जो गुप्त रेडियो का संचालन होता था ये 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से गिना जाता है। ऊषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को खुफिया रेडियो का प्रारंभ किया था। इस रेडियो का पहला प्रसारण भी ऊषा की आवाज़ में ही हुआ था। ये रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ ना सके। इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन सहित कई प्रमुख नेताओं ने सहयोग दिया। रेडियो पर महात्मा गांधी सहित देश के प्रमुख नेताओं के रिकॉर्ड किए गए संदेश बजाए जाते थे। 3 माह तक प्रसारण के बाद अंततः अंग्रेज सरकार ने ऊषा मेहता और उनके सहयोगियों को पकड़ लिया था और फिर उन्हें जो है जेल में सजा दी थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी 1924 ईस्वी के बेलगांव में हुए कांग्रेस अधिवेशन में एकमात्र जो है बार अध्यक्ष बने थे। तो ये बेलगांव जो है ये कहाँ पर स्थित है, बहुत ही सीधा सवाल है, निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर पता होगा। तो बेलगांव जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है जहाँ पर अधिवेशन हुआ था। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था ये, जो कि 26 से 27 दिसंबर 1924 को बेलगांव में महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही 1924 में बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो रही थी और कांग्रेस दो हिस्सों में बंट रही थी। इन परिस्थितियों में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और किसानों को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न, किस वर्ष को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा, क्योंकि ये कई बार जो है कई प्रश्न पत्रों में पूछा जा चुका है। तो जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष जो है 1921 को कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार जो है जो दशकीय ग्रोथ थी वो जो है निगेटिव आई थी। तो ये ह्रास दर कितनी थी? -0.31% थी। अतः 1921 की जनगणना को इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब जनगणना 2011 के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। कुल जनसंख्या थी 1,21,08,54,977। पुरुष जनसंख्या की हिस्सेदारी इसमें 51.47% थी। महिलाओं की हिस्सेदारी 48.53% थी। 0 से 6 साल के बच्चों की हिस्सेदारी इस जनसंख्या में 13.6% थी। दशकीय वृद्धि दर 2011 की 17.7% थी। वार्षिक वृद्धि दर जो है इस दौरान जो नापी गई वो 1.64% थी। लिंगानुपात भारत का 943 था प्रति 1000 में, और बाल लिंगानुपात जो है 919 था। कुल साक्षरता दर भारत में जो है 73% थी, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6% थी। जनसंख्या घनत्व जो 2011 का है वो 382 किलोमीटर पर स्क्वायर था, और वहीं पर 2001 की बात करें यानी 10 साल पहले ये 325 था। ग्रामीण जनसंख्या की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या में 68.84% है, और शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी 31.14% है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। शिशु मृत्यु दर 2016 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 34, जन्म दर 20.4, मृत्यु दर 2016 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 6.4, और मातृ मृत्यु दर ये जो है 2014 से 16 की अवधि का 130 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन देखते हैं, सुपर 301 का संबंध मुक्त व्यापार से, फ्री ट्रेड के अवरोध से है। बिल्कुल सही है ये। भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण समाहित होता है, ये भी सही है। FTA का अर्थ कई देशों या किसी समूह के देशों के बीच संपन्न ऐसे समझौते से है जो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र निर्मित करने के लिए किए जाते हैं। तो FTA क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगला कथन, उत्तर प्रदेश सरकार का पहला EPIP गोरखपुर में स्थापित किया गया। तो एक्सपोर्ट प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल जोन जो है ये पहला गोरखपुर में ना होकर कहाँ पर स्थापित हुआ था? नोएडा में हुआ था। इसलिए जो है केवल चौथा कथन यहाँ पर गलत है। उत्तर प्रदेश का पहला EPIP नोएडा के कसाना में स्थापित किया गया है। EPIP का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद जो है इसका गठन 1959 में किया था। ए ऑप्शन जो है इसमें सही है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जो है इसका गठन 1998 में किया गया है। 1998 में ही विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी का निर्णय लिया गया था। इसी के साथ ही राज्य के विद्युत संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए सन 2000 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी की व्यवस्था 2006 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, बटेश्वर मेला जो कि बहुत ही फेमस है, ये किस जिले में लगता है? तो बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के आगरा में लगता है। बटेश्वर मेले का संबंध उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से है।
सैयद सालार जंग जो मेला है ये बहराइच में लगता है, जिसको कुछ लोग जो है गाजी मियाँ का मेला कहते हैं। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में, एवं अयोध्या उत्सव जो है अयोध्या, जो कि पुराना नाम था फैजाबाद, उसमें होता है। अगला प्रश्न, हैदराबाद दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के कथित एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा वी.एस. सिरपुरकर, डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वी.एस. सिरपुरकर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाने का निर्देश दिया है। अगला प्रश्न, चीन में हाल ही में एक नए वायरस हंता वायरस की पुष्टि की गई थी। ये वायरस जो है किस माध्यम से फैलता है, यानी किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? निश्चित रूप में आप लोगों ने पढ़ा था, काफ़ी चर्चा में भी था। चूहों के मल मूत्र के द्वारा जो है हंता वायरस जो है फैलता है। एक और चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व प्रभावित है, वहीं दूसरे ओर चीन में एक नए वायरस यानी हंता वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके चलते 24 मार्च को चीन में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं कई लोग इससे संक्रमित पाए गए। माना जा रहा है कि ये वायरस चूहों के मलमूत्र से फैलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से 2 दिवस एक ही तिथि पर मनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर थोड़ा आपको सोच समझ के देना पड़ेगा। जीएसटी दिवस अगर आपको याद होगा तो 1 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, क्योंकि 1 जुलाई को ही जीएसटी भारत में लागू हुई थी। उसके बाद अगर आप विचार करें तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे, ये भी जो है 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो इस तरह से 1 व 3 जो है एक ही तिथि को मनाए जाते हैं। बाकी का भी अभी हम देखेंगे कौन किस तिथि को मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस व जीएसटी दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में चिकित्सक दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय को याद किया जाता है, जो कि एक चिकित्सक भी थे और एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बिधान चंद्र राय की स्मृति में ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये चिकित्सा दिवस ना होकर चिकित्सक दिवस है, सॉरी। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और साथ ही में अक्टूबर के पहले सोमवार को दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, जो कि दुनिया में डॉक्टरों की एकजुटता का भी दिन होता है। अगला प्रश्न, संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप तमाशा किस राज्य से संबंधित है? तो जो तमाशा है ये जो है कहाँ संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य का जो है लोक नृत्य है। तमाशा महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध संगीत नाटक स्वरूप है। इसमें स्थानीय एवं घुमंतू रंगमंच समुदाय द्वारा एक व्यापक रूप से नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्यों पर भी नज़र डाल लेते हैं। विदेशिया ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य के भोजपुरी क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्य है। इसकी रचना मुख्य रूप से भिखारी ठाकुर ने की थी। बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? घुक कुड़िया, बैंगा, जदूर, पंवरिया, जातरा, चकवा, डांगा और सोहराई, ये सभी जो है बिहार के कुछ फेमस लोक नृत्य हैं। नौटंकी ये उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य को पुरुषों द्वारा वैवाहिक उत्सवों, मेलों, नुमाइशों आदि में किया जाता है। इसमें पुरुष महिलाओं के वेश धारण करके नृत्य करते हैं और इसका प्रचलन मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान से भी है। सरहुल नृत्य पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। मध्य प्रदेश की ओरांव जनजाति में एक प्रचलित लोक नृत्य है। ये स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और फसल की कटाई के उपरांत सारी रात एक पेड़ के नीचे इस नृत्य को किया जाता है। छाऊ नृत्य ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड की आदिवासियों में प्रचलित लोक नृत्य है। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तमाशा जिसके बारे में हमने बात की इस प्रश्न में, ये महाराष्ट्र का नृत्य है। इसे वंशीधर भट्ट ने विकसित किया है। यह शास्त्रीय संगीत तथा नाटक का मिश्रण है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 30 प्रश्नों को इस श्रृंखला में देखा। आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए, अगर आप जो है साथ में हल कर रहे थे तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा और ईमानदारी से ही बताइएगा। यहाँ पर
किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं चल रहा है। मेरा प्रयास यही है कि आप धीरे धीरे जो है इम्प्रूव करते जाएं, लगातार जो है सीरीज को देखें, इससे आप नोट्स बनाएं, इसकी व्याख्या से में आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो आपसे आगे चल के पूछे जा सकते हैं विभिन्न एग्ज़ाम्स में। और जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप जो है 22 या उससे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कड़ी में। नमस्कार, धन्यवाद।